अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और काफ़ी अरसे बाद आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनके बारे में तारुफ मैं जब भी प्रोग्राम शुरू करती हूँ तो थोड़ा सा इकट्ठा कर रही होती हूँ कि क्या बताना है। मोस्टली लोग कहते हैं ट्रैवलर हैं और राइटर हैं। मतलब ट्रैवलर होना ये कोई छोटी बात नहीं होती। पूरे पाकिस्तान को इस तरह से विजिट करना है जैसे कि पाकिस्तान का हक बनता है और उसके बाद एक एक चीज़ का जायज़ा लेना, उस जगह की फील को लोगों के साथ शेयर करना कि वहाँ जाके कैसा एहसास होता है। राइटर हैं तो फिर राइटर्स हमारे पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कम हैं इस तरह के राइटर जो कि कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे जिंदगियां बदल जाती हैं। तो मैं आज जिनके साथ हूँ वो हैं सलमान रशीद साहब और मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि मैं इनके साथ बैठी हूँ और इनसे कुछ सवाल करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम ना होती मेरे जहन में आ रहा है तो मैं पूछना चाहूँगी, तो ये खित्ता क्या ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो सकता था या कोई और कोताही है जिसकी वजह से ये हाल है अभी पाकिस्तान का? नहीं, अगर ना ये बांट होती ना, हाँ। बंटवारा ना हाँ। होता तो शायद ये खिता बेहतर होता। अच्छा, हाँ, क्योंकि फिर बिग स्टेटमेंट है सर ये हाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फिर ये जो जितनी भी पावर्स थी ना, जो बाद की जो सब्सिक्वेंट जो इवेंट्स यहाँ पे पेश आए, हमें तो तैयार किया गया था शायद एक इस्तेमाल करने के लिए एक जैसे कोई खिलौना होता है ना, पपेट के जब कभी रूस के खिलाफ जरूरत पड़ेगी और उन्हें पता था कि पड़ेगी तो वो हमें तो उसके लिए तैयार किया गया था। अगर यूनाइटेड इंडिया होता तो पॉलिसी और होनी थी, थोड़ा सा सेकुलर होता। हमें तो यहाँ पे वो फिर ज़िया के ज़माने में जो हमें इस्लाम पढ़ाया तो हम तो मुजाहिद बन गए जी। अगर ना होता तो शायद हम लोग थोड़े बेहतर होते। सेकुलर से मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम ला मज़हब हो जाते। हाँ। हम अपने अपने मज़हब के अंदर होते और हमें तकलीफ ना होती कि दूसरे का मज़हब क्या है। यस सर, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा हौसले की और जिगरे की ज़रूरत है, मुझे लगता है, ये जो आजकल के हालात हैं। अच्छा, अभी जो मौजूदा दौर में सूरत हाल है, इस वक्त में पाकिस्तान और इंडिया का अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो आपको लगता है कोई इकोनॉमी में बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है जी। एक तो आप ये देखिए कि जो सबसे बड़ी सिख श्राइन्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं जी। वहाँ से तो उमड़ कर आएंगे हाँ, सिख अभी भी सारे आते, लेकिन जरा खुला हो जाए तो और ज्यादा बंदिशों के साथ आते हैं। फिर उनका आप जो हिंदुओं की जो बड़ी श्राइन्स हैं 2-3, श्री माता हिंगलाज बलोचिस्तान के अंदर और अपना कतास राज, यहाँ पे आप देखिए कैसे उमड़ कर आते हैं लोग वहाँ से। तो हम तो, लेकिन हमें तो इस चीज़ से कमाने का और अपने आप को बेहतर करने का हमने सीखा ही नहीं। और फिर दूसरा अपना मफाद, फिर वो जो पर्सनल इंटरेस्ट है आपका वो मर जाएगा ना, ऐसा ही है ना? अच्छा, लेकिन सर ये मुझे लगता है कि ये इसी खित्ते में ज़्यादा है। अगर आप यूरोप की तरफ देखें तो 1 करेंसी कर दी, 1 बेल्ट 1 रूट, और अरब भी अब इसी तरह करने जा रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और चीन मिलके ऐसा कुछ कर लेते हैं तो कमाल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और बेशक चीन उसमें हमारे साथ ना शामिल हो, अगर हम ये 3 ही काफी साउथ एशिया ही हैं, हाँ, जिसमें श्रीलंका, नेपाल ये भी आ जाए तो हाँ, और पता नहीं हम कुछ कर सकते हैं अगर ये हो जाए। और अगर चीन शामिल हो जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। अच्छा सर, हिस्ट्री पे बहुत ग्रिप है आपकी, अच्छा खासा आपका नॉलेज है। जितना मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे या आपके साथ जो लास्ट सिटिंग थी तो मैं तो घबरा रही थी कि मैं क्या सवाल निकालूं, लेकिन एक मेरे जैसा तालिब इल्म जो कि हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, आई थिंक कि कुछ छेड़छाड़ की गई है हिस्ट्री में, क्योंकि हर किसी की अपनी नॉलेज है। कोई जिसने भी पढ़ी है, समझी है तारीख, वो हर किसी का एक अपना नॉलेज लगता है मुझे। तो ऐसा कुछ है? अपना नॉलेज नहीं है, वो ये रियासत का नॉलेज, या रियासत ने जो कल्टिवेट करने की कोशिश की है ना 1947 के बाद। अच्छा, वो है ये। इसका मतलब छेड़छाड़ हुई है? छेड़छाड़ ऐसी वैसी हुई है। अच्छा, सत्यानाश करके रख दिया सच का।
कोई एक एग्जांपल दे दें मुझे। एक आपको मैं ये मोहम्मद बिन कासिम के हमले का ही आप देख लीजिए। क्योंकि पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, और वो जनाब वहाँ से एक चीख उसने सुनी, हज्जाज बिन यूसुफ ने एक औरत की, और उसने कहा कि चढ़ जा, राम भली करेगा। तो और वो चढ़ गए और सिंध फतह कर लिया। ये छठा हमला था अरबों का सिंध के ऊपर। 5 हमले नाकाम हुए थे और 5 हमलों के जर्नैल मारे गए थे। साढ़े ऐसे जर्नैल नहीं कैसे मारे गया कभी भी। उनके सर ना करें, मैंने चलाना भी है। नहीं बोलिए डरना नहीं है आपने। 5 हमले नाकाम गए थे और उनका हमें कोई नहीं बताता। आपको तो शायद कोई छोड़ भी दे, मुझे पकड़ के ले। अच्छा हाँ, वो कहेंगे ये बुढ़ा है साला, इसको ले गए, मर गया तो फिर क्या करेंगे। नहीं जी नहीं, इसलिए नहीं कहा, इसलिए कि आप रहे हैं फौज में, इसीलिए कह रही हूँ। आपका बैकग्राउंड ऐसा है, मैं तो मासूम सी इंसान हूँ। अच्छा सर, आप बता रहे थे वो मोहम्मद बिन कासिम। तो वो 5 हमले जो नाकाम हुए और सिंधियों ने अरबों को शिकस्त दी इतनी बार, वो हमें कोई नहीं बताता। हाँ। या जैसे फिर एक हमने फिर मेरा ख्याल है रियासत ने उन्हें पैसे दे के रखा हुआ था, वो क्या नसीम हिजाजी टाइप के लोग। अच्छा। जिन्होंने हर जो मतलब गलत आदमी जो था उसको बड़ा हीरो बना के पेश कर दिया। जिसमें जलालुद्दीन ख्वारिज़म भी था, जिसने हमारे यहाँ आके उच्च को आग लगा दी, उच्च शरीफ जिसे हम कहते हैं, उच्च को आग लगा दी, भंबोर को आग लगा दी, वो पारी नगर की बंदरगाह को जला दिया। वो ये हमने उनको बिल्कुल पलटा के हीरो बना दिया, क्योंकि वो मुसलमान थे। हर मुसलमान चाहे वो कितना भी बड़ा लुटेरा क्यों नहीं था, उसको हमने हीरो समझ लिया। तो इस तरह का हमने बेशुमार काम किए हैं हिस्ट्री के साथ। ये अच्छा, वैसे खौफ नहीं आता आपको फौरन से किसी के बारे में कुछ भी एकदम से बेबाकी से कह देते हैं जो सच्चाई आपको लगती है? हसन निसार साहब के बारे में भी आपने जिस तरह ये नसीम साहब के बारे में कहा है उसी तरह बात की थी, लेकिन सर मुझे जेन्युइनली जानना है कि वाकई ये जो अराई हैं ये अरब से कोई ताल्लुक है इनका? नहीं बता दीजिए ताकि साथ लोगों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए, क्योंकि हसन निसार साहब भी एक क्रेडिबल पर्सनालिटी हैं, उन्होंने एक बात कही है तो लोग मानते हैं, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो तो कहता है कि उसके अंदर अरब खून है जी। अच्छा, वो जो बात मैंने कही थी वो ये थी कि शायद उसकी कोई परदादी किसी अरब के साथ भाग गई होगी। ओह माय गॉड। अच्छा। हमारे यहाँ देखिए, अच्छा। हमारे अंदर कोई अरब खून नहीं है अराइयों के अंदर। अच्छा। अवानों के अंदर। आप भी अराई हैं? मैं भी अराई हूं। ठीक है। अवानों के अंदर कोई अरब खून नहीं है, किसी के अंदर कोई अरब खून मलिक अवान है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। अच्छा। मलिक अवान है। हाँ अच्छा, वो कहते हैं ना कि कुतुब शाह की औलाद है। मैं कहता हूँ कि हम लोगों की तो नाजायज औलाद पैदा हो जाती है, हमने नाजायज बाप पैदा कर लिया। जी जी, ये मैंने ये आपकी स्टेटमेंट मैंने सुनी हुई है। तो ये जिसने भी डीएनए टेस्ट अपना करा लिया ना, उनको पता चला कि उनमें जो 0 अरब ब्लड है और 98% 97% साउथ एशियन यानी इंडियन है। हम लोग लोकल लोग हैं, हम यहीं से कन्वर्ट हुए, मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बनाना अपने आप को कि जी हम अरब से आए, ये सब अच्छा सर, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कैसे हो जाता है? क्या इस दुनिया में जीने के लिए इन सब बातों का जानना जरूरी है, या सिर्फ नॉलेज की हद तक कि भाई हमारा पिछला शजर नसब क्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलने के लिए और बड़ाई बयान करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि इतना मैटर करता है। ये मुझे तो पता भी नहीं था ये डीएनए वाला। वो जो लास्ट सीटिंग हुई तो तब मुझे पता चला कि हाँ ऐसा भी होता है। लोग अपनी वो पीछे से क्या कहते हैं मुद्दे उखाड़ के देखते हैं कि जी हम कहाँ थे। ऐसा ही है। ये ना ये हमारे लिए नॉलेज नहीं था, ये हमारी एक बड़ाई थी कि हम ओरिजिनल मुसलमान हैं। हम जी वहाँ से हम जब आए हैं तो हम तो थे ही मुसलमान पहले से ही, हम कॉन्वर्ट्स नहीं हैं। वो हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन्स जो यहाँ पे हुई है ना, वो बहरहाल एक जुल्म के साथ ही हुई है। सही। ऐसा नहीं था कि लोग मतलब कुछ मुतासर होके भी लोग मुसलमान हुए शुरू में, लेकिन ये जो बाद में तुर्कों ने आके यहाँ पे जो
गंद डाला ना, और जिस तरह से तुर्कों ने कन्वर्शंस कराई हैं, वो बहुत गलत काम था। और तो वो फिर हमें उसकी वजह से हमारे अंदर एक बहुत डीप सीटेड इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो तब हम कहते हैं कि नहीं जी ऐसी तो उठो ही मुसलमान होके आए सी। डू यू थिंक कि ये जो है वो, मैंने हिंदुओं के बारे में सुना है कि वो जात पात का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि इवन के जूठा ग्लास तो बहुत दूर की बात है, वो अपने मंदिरों में भी लोगों को आने नहीं देते। हिंदुओं में से भी ख्याल रखा जाता है कि कौन आए और कौन जाए। तो ये आपको लगता है जब मतलब पाकिस्तान बनने से पहले ये हिंदुओं से हमने कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं जो हमारे लिए बहुत ख़तरा अब बनी हुई हैं? बिल्कुल की होंगी, क्योंकि आप देखें अगर आप किसी पुराने रेलवे स्टेशन पे जाएं ना, जो अब वीरान और गैराबाद पड़ा है, तो वहाँ पे हिंदू वाटर और मुस्लिम वाटर अभी भी लिखा हुआ है। तो उसमें क्या अलग अलग कुछ डालते हैं? अलग अलग मटके रखे होते थे। पता नहीं अब वो पानी कलमा पढ़ लेता था और वो दूसरा गीता राम राम कर लेता था। हाँ, तो फिर अब पी लेते थे। लेकिन ये था, ये कुछ तो हमने वहाँ से भी लिया होगा लाजमी। हाँ। लेकिन अब आप देखिए कि मॉडर्न हमारे बड़े यार दोस्त हैं हिंदू और बड़े अच्छे लोग हैं। अब उनके अंदर बिल्कुल ये चीज़ नहीं है कि जी ये वो है मुसलमान है और ये पलीत आदमी है। मैंने उनके साथ खाया पिया हुआ है। लेकिन सर ये चीज़ें मुसलमान होने के साथ साथ ये जो अभी हम जिक्र कर रहे थे ना कि मलिक हैं, अवान हैं, अराई हैं, इन लोगों में कुछ उस तरह का देखा है एलिमेंट, कुछ इस तरह का आता जा रहा है? नहीं, बहुत सारों में है। हाँ। मैंने ठट्ठा के पास ये होते हुए एक बार देखा कि पता नहीं उसे कैसे पता चला, मुंह पे लिखा होता है कि ये ईसाई है या हिंदू था बेचारा। वो प्लेटें तोड़ दी उसने। जिसमें खाया था? जो डाइनर वाला, जो वो ढाबे वाला जो मालिक था, जब उसे पता चला कि वो खाने वाला हिंदू है, तो उसने वो प्लेटें तोड़ दी। सही। अब ये नापाक हो चुकी है, इनका तो वजूद ही नहीं होना चाहिए। हाँ। सर इतना ज़्यादा आपने सफ़र किया पाकिस्तान में, ऐसी कौन सी 3 जगह बता दीजिए जहाँ पे मैं विजिट करूँ जाके, जो आपने बार बार की हो और आपका दिल करता हो कि भाई ये बेहतरीन है? अच्छा, तो एक तो है देवसाई। ओके, ठीक है। वो पहाड़, वो गर्मियों में आप देवसाई ज़रूर जाएं और सर्दियों में थरपारकर ज़रूर जाएं। अच्छा, नगर पारकर तक। और फिर थरपारकर का एक तो जो जनूबी या सदर्न हिस्सा है ना, जिसमें नगर पारकर, मिठी, इस्लाम कोट, वीरावा वगैरह आते हैं, तो ये और फिर ज़रा एक जो सांगड़ ज़िले के अंदर आता है थरपारकर का हिस्सा, जिसे अछड़ो थर कहते हैं, यानी सफ़ेद थर। वहाँ रेत की क्वालिटी फ़र्क है, सैंड ड्यून्स की क्वालिटी। मैं जाने से पहले आपसे रब्ता कर सकती हूँ ताकि मैं उसके बारे में अच्छी तरह पढ़ के जाऊँ और फिर मुझे पता हो कि मैंने क्या क्या देखना है? हाँ, बिल्कुल। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। टेक्सला को 5वीं सदी कबल मसीह से 2री सदी तक बुद्ध मत की तालीमात का एक अहम मरकज़ समझा जाता था, लेकिन हमने अपनी तारीख में इसके बारे में ना तो पढ़ा है ना बताया गया है। उसकी क्या वजह है? वो एक शर्मिंदगी है हमारे अंदर। हम तो मोहनजोदड़ो को इतना शर्मिंदा सा होके ऑन करते हैं, तो टैक्सला, जबकि हमें उनके मज़हब का भी नहीं पता मोहनजोदड़ो वालों के। ये टैक्सला का तो हमें पता है कि ये तो काफिर हैं, ये तो बुद्धिस्ट थे। तो वो हमें वो हमारी फिर आइडियोलॉजी को शायद धक्का लगेगा अगर हम मान लें कि हाँ भाई यहाँ पे बड़े बड़े महान बुद्ध मत के उस्ताद यहाँ से गुजरे हैं, पढ़ के और पढ़ाते रहे हैं, तो वो हम बताना ही नहीं चाहते। हम किसी को ये नहीं बताना चाहते कि हमारे यहाँ कितनी ट्रैफिक थी चाइना से पढ़े लिखे बुद्धिस्ट टीचर्स की, जो कि यहाँ पे ओरिजिनल बुद्ध मत की किताबें लेने के लिए आया करते थे। तो वो जो हमने आइडियोलॉजिकल रियासत बना के काफ़ी अपना नुकसान खुद ही किया है। मैंने ये वाला लास्ट क्वेश्चन का था, लेकिन अब लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। इस तरह तो हम किसी चीज़ की भी ओरिजिनलिटी तक पहुँच ही नहीं सकते, तो क्या आपको खुद से अपना दिमाग खोलना होगा, खुद स्टडी करनी होगी कि क्या है किस तरह से, क्योंकि अल्लाह पाक ने भी सबको अलग दिमाग इसलिए दिया है कि अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करो।
किसी हद तक फॉलो करना भी ठीक होता है कि आपके टीचर्स हमको माने, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से इस बारे में भी और चीज़ों के बारे में भी जिसकी ओरिजिनलिटी कोई छुपाता है? हाँ, नहीं है, बिल्कुल हमें अपना जहन खुद खोलने की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ते हम बहुत नहीं है ना, बहुत क्या, हम बिल्कुल ही नहीं सुनी पढ़ते। सुनाई बातों पे, हाँ, हाँ, जहाँ से सुन लिया, हाँ ठीक है, हाँ, ओके, सही कह रहे हो, बिल्कुल, हालांकि वो उसका नजरिया होता है। बिल्कुल। अब और फिर वो बेवकूफ़ी की बातें हम बहुत, जहाँ से बेवकूफ़ी की बात सुनी उसे फ़ौरन आगे चला दिया। हाँ, अपना जहन बिल्कुल नहीं हम इस्तेमाल करते, क्रिटिकल सोच हमारे में बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह मेरा ख्याल है वो हमारे तालीमी निज़ाम का चक्कर है, वो रट्टे से जो हमें शुरू से ही रट्टा लगवा रहे हैं, तो वो उसमें कुछ फ़र्क है उसकी वजह से। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। आपकी मेहरबानी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कोई बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत इंसान के साथ। आज का जो प्रोग्राम है यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जब तक हमारी नेक्स्ट मुलाकात होती है तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।